मोहित नाम का लड़का पटना से कोटा जा रहा है अपनी पढ़ाई करने के लिए दोस्तों। अब वो ट्रेन में बैठता है। जैसे ही ट्रेन में बैठता है, ट्रेन चलती है तो अगले स्टेशन पर जाकर एक लड़की जो मैले से कपड़ों में ट्रेन में चढ़ी है और सभी से भीख मांग रही है। मोहित जब उस लड़की को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की भले ही उसके कपड़े कितने भी गंदे हों, मैले हों, लेकिन लड़की बला की तरह खूबसूरत होती है। मोहित उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और वो सभी से कहती आ रही है कि बाबूजी कुछ दे दो। तभी वो मोहित के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब मोहित के सामने जब हाथ फैलाती है तो मोहित अपने जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की की तरफ होती है। वो लड़की एक टक के लिए अपनी नजरें उसकी तरफ करती है, मोहित की तरफ। तो वो देखकर लड़की भी शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीची कर लेती है। मोहित अपने जेब से दोस्तों 2 रुपए का सिक्का निकालता है और उस लड़की के हाथ पर रख देता है। वो लड़की उस सिक्के को लेकर अपने पास रख लेती है और आगे चल देती है। आगे जाकर वही कह रही है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मतलब भीख मांग रही है। लेकिन मोहित उस पर एकदम से ही लट्टू हो जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। अब जैसे ही थोड़ी दूर उसके दूसरे डिब्बे में मोहित उसके पीछे पीछे जाता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि कहीं ये बुरा ना मान जाए और ये लोग क्या कहेंगे कि ये इसके पीछे पीछे जा रहा है। अब मोहित सहम कर एक तरफ खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की पर होती हैं। दोस्तों, मोहित अच्छे कपड़ों में है और वो एक अच्छे घर का लड़का है। उसके पिता के कई ईंटों के भट्टे खुले हुए हैं, तो पैसों की उसके पास कोई भी कमी नहीं होती है। अब जैसे ही वो लड़की और ज़्यादा ट्रेन में आगे बढ़ती है तो मोहित अब उस लड़की को क्रॉस कर कर उससे 2 डिब्बे आगे चला जाता है और उसका इंतज़ार करता है। वो उसके पास जैसे ही आती है तो वो लड़की उसके सामने दोबारा से हाथ फैला देती है, क्योंकि मोहित ऐसे खड़ा है कि उस लड़की को उसका मुंह नहीं दिखता है, पीठ दिखती है। अब जैसे ही वो लड़की मोहित को देखती है तो वो अपना हाथ पीछे की तरफ करने ही लगती है। तभी मोहित अपने जेब में दोबारा हाथ डालता है और 10,000 की गड्डी उस लड़की के हाथ पर रख देता है। अब वो लड़की हैरान और परेशान हो जाती है कि 10,000 की गड्डी है। वो जितने ही कुछ बोलती है, अपने मुंह से बोलने की कोशिश करती है, तभी मोहित कहता है कि अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अब वो लड़की समझ जाती है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करके उन पैसों को अपने पास रख लेती है और आगे निकल जाती है। मोहित अब भी उस लड़की से कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन अब वो शर्मिंदा होने के कारण, क्योंकि सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, 10,000 रुपये बहुत हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद मोहित अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग पर वो लड़की छाई हुई होती है और उसके बाद वो बस उसी लड़की का दीदार करना चाहता है। ट्रेन आगे चलती रहती है। अब मोहित पहुंच जाता है दोस्तों कोटा जाकर मोहित उतर जाता है और वो लड़की पहले ही उतर जाती है। जैसे ही वो अपने उस कमरे पर जाता है जहाँ पर वो पढ़ाई के लिए पहले से ही रह रहा है, तो उस कमरे पर जाकर वो थोड़ा सा परेशान और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो लड़की सर चढ़कर बोल रही थी और वो किताबों को छेड़ता है तो किताबों में भी उसका मन नहीं लगता है। वो किताबों को भी नहीं पलट पाता है, पन्नों को, और यहाँ पर वो लेट जाता है। जब वो लेटता है तो एकदम से अपनी बिस्तर से खड़ा हो उठता है और फिर उसी लड़की का विचार उसके दिमाग में आता है। दोस्तों, उसकी बेचैनी इतनी बढ़ने लगती है कि वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाता है। अब वो अपने एक दोस्त के पास फोन करता है, उस दोस्त को अपने कमरे पर बुलाता है। जैसे ही मोहित का दोस्त उसके कमरे पर आता है तो यहाँ पर मोहित पूरी बात अपने दोस्त को बताता है। दोस्त कहता है, हो ना हो यार, तुझे एक झलक में उस लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो लड़की जो भीख मांगती है और तुम एक बहुत अमीर बाप के बेटे हो। यहाँ पर मोहित जब 10,000 रुपये देकर आया था तो उसके दिमाग में एक विचार भी था कि अरे हाय, मैंने तो इसको 10,000 रुपये दे दिए, अब इनका क्या होगा। लेकिन उनको भी वो छोड़ते हुए अब अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करता है। दोस्त कहता है कि अरे भाई, तुम अमीर हो तो इसका ये मतलब थोड़े ही है कि तुम किसी भिखारी को 10,000 रुपये भीख दोगे, ऐसे तो बड़े बड़े खजाने खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मोहित कहता है कि यार मेरा मजाक मत उड़ा, मेरे दिमाग को पता नहीं जाने क्या हुआ, मैंने उसको झट से 10,000 रुपये दे दिए और मैं भी खुद परेशान हूँ इस बात से कि मैंने किसी को 10,000 रुपये दे दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वो पढ़ने के लिए अपने कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मोहित का मन नहीं लग पाता है। अब मोहित कहता है कि यार नहीं, पता नहीं वो लड़की इतना सर क्यों चढ़ गई है। तो यहाँ पर दोस्त कहता है कि तू एक काम करो, उससे दोबारा मिल ले और अपनी इस बेचैनी का समाधान कर ले, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हारे पिता तुम्हें
बता देंगे अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़े। तो मोहित के दोस्त की बात पर मोहित गौर करता है, लेकिन फिर दोबारा लौटकर कहता है कि अरे यार, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, क्योंकि ना ही तो मुझे उसका नाम पता है, ना ही ठिकाना पता है, और वो कहाँ पर गई होगी मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो वो दोस्त कहता है कि जो लोग भीख मांगते हैं तो वो अपने समय से चलते हैं। तो जैसे जिस दिन तुझे उस समय पर वो लड़की ट्रेन में मिली थी, दूसरे दिन भी तुझे उसी समय पर वो ट्रेन में मिलेगी। तो चिंता मत कर, क्योंकि ये लोग अपने टाइम टेबल के फिक्स होते हैं। मोहित अब उस लड़की से मिलने के लिए दोस्तों कोटा से दोबारा पटना जाता है, और जैसे ही वो जाता है तो उसकी नज़रों में उस लड़की का इंतजार होता है, लेकिन जाते वक्त उसे उस लड़की नहीं मिलती है, क्योंकि वो शाम के वक्त जाता है। अब वहां पर जाकर वो एक कमरा लेता है और वहीं से वही गाड़ी दोबारा से पकड़ता है जिस गाड़ी में वो पहले आया था, और अब उस गाड़ी में ट्रेन की में चढ़कर वो उस लड़की का इंतजार करता रहता है। पूरी ट्रेन में लड़की को ढूंढता है, पहले स्टेशन पर नहीं मिलती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती है दोस्तों। वो आगे चलता रहता है। अब एक लास्ट डिब्बा बचा हुआ होता है, ट्रेन अपनी रफ्तार में है, और यहाँ पर मोहित परेशान हो जाता है कि अगर आज भी वो लड़की मुझे नहीं मिली तो शायद मेरा प्यार यहीं पर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मोहित उस लड़की से सच्चा वाला प्यार करने लगा था। अब दोस्तों आखिरी डिब्बे में बड़ी उम्मीद और आशा के साथ मोहित आगे बढ़ता है और देखता है कि भगवान प्लीज आज वो मुझे मिल जाए, वरना मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं कैसे पढ़ पाऊंगा अगर उसे नहीं देखूंगा। और दोस्तों मोहित आगे जैसे देखता है तो वहां पर वो लड़की भीख मांगती हुई मिलती है। अब वो सभी से भीख मांग रही है। मोहित के सामने जैसे ही खड़ी होती है तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि ये लड़का दोबारा से इस ट्रेन में, और वो भी थोड़ी सी विचलित होती है और वो उसे छोड़कर चलने लगती है। तभी मोहित उसका पीछा करने लगता है। अब उसका पीछा करता है, लेकिन इतनी दूरी उसने अपने और उस लड़की के बीच में बना रखी है ताकि उस लड़की को पता ना चले कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। और दोस्तों पूरे रास्ते में वो उस लड़की को निहारता ही रहता है, लेकिन थोड़ी दूर से। अब वो लड़की एक स्टेशन पर आकर उतरती है, उसके पीछे पीछे मोहित उतर जाता है और उसका पीछा करने लगता है। उस लड़की का पीछा करता है तो वो काफी सुनसान एरिया में जाती है, एक जंगल बीच में पड़ता है, उसके आगे वो चलते हैं दोनों जने। तो मोहित इतनी दूरी बना रखा है कि ताकि उस लड़की को ये ना पता चले कि इसका कोई पीछा कर रहा है। तो वो दोस्तों अपने घर जाती है। उनका घर एक खाली जगह होती है जहां पर एक झुग्गी पड़ी होती है, दो झुग्गियां होती हैं। एक में तो उस लड़की के पशु रहते हैं और दूसरी झुग्गी में उस लड़की का परिवार होता है। वो लड़की उस झुग्गी में अंदर चली जाती है, और जैसे ही मोहित उसका पीछा करता है तो वो अंदर की तरफ सारी छानबीन करना चाहता है। और उस झुग्गी में जैसे ही वो झांकता है चुपके से, तो वहां पर देखता है कि उस लड़की का एक पिता है जिसका पैर कटा हुआ है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसकी माँ खाना बना रही है एक बुरे से कपड़ों में, क्योंकि उन लोगों की हालत बहुत खराब थी। और उस लड़की की दो और बहन थी उस घर में, क्योंकि उस लड़के को जो कुछ उसे दिखाई दे रहा था बस उसके दिमाग में वही चलता रहता है। अब यहाँ पर इन सभी को देखकर दोस्तों वो लड़का अब उस दूसरी झुग्गी में भी जाता है, और वहां पर जब देखता है तो एक भैंस होती है जो बेचारी काफी कमजोर सी है, उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। अब वो भैंस वाली झुग्गी छोड़कर दोस्तों दोबारा से उस झुग्गी में ताक झांक करता है। तभी वो उस लड़की की माँ कहती है, बेटी आजा खाना खा ले। तभी वो लड़की कहती है कि माँ आज आपको एक बात बताऊं, मुझे आज वही लड़का मिला था जिसने हमें 10,000 रुपए दिए थे, और आज भी वो दोबारा मुझे मिला था। तो वो माँ कहती है कि अरे आज भी तो उससे कुछ पैसे मांग लेती, हमारा काम चल जाता। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं माँ, ऐसे ही थोड़ा किया करते हैं। तो उस लड़की का नाम दोस्तों, उसकी माँ जो लेती है उस लड़की का नाम नेहा होता है। तो वो कहती है कि हाँ नेहा, तू है ही इतनी खूबसूरत, तुझ पर लट्टू होकर उसने 10,000 रुपए दे दिए होंगे। और दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगती हैं। वो लड़की दोस्तों काफी चंचल मन की थी, लेकिन जब वो भीख मांगा करती तो उसका बहुत शांत स्वभाव रहता, बिल्कुल सीधी और चुपचाप रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन घर पर उस लड़के ने जब उस लड़की की चंचलता देखी तो वो उस पर और भी फिदा हो जाता है। दोस्तों उसके बाद उसे पता चलता है, क्योंकि वो अपने बाबूजी के पास जाती है और कहती है कि बाबूजी अब आपकी तबीयत कैसी है, आप मुझे चाहे कितनी भी भीख मांगनी पड़े लेकिन मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, क्योंकि एक व्यक्ति का पैर नहीं है तो वो काम कैसे कर सकता है। और यहाँ पर वो अपने बाबूजी का पूरा ख्याल रखती है। तो दोस्तों मोहित को समझ आ चुका था कि इसके परिवार का क्या माजरा है, ये परेशानी में ही ये लड़की भीख मांग रही है, इसका शौक ऐसा कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर दोस्तों
धीरे धीरे रात होने लगती है और रात हो जाती है। रात होने के बाद ये जो नेहा होती है कुछ चारा लेकर उस भैंस के लिए जाती है, तो पीछे पीछे मोहित भी हो लेता है। और तभी जैसे ही वो अंधेरा हो रहा है, चंदा की चांदनी है, तो जैसे ही वो कुछ उस भैंस के लिए डालती है तो यहाँ पर मोहित उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, क्योंकि उसको देखकर वो डर सी जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैं वही लड़का हूँ ट्रेन वाला, और मेरा नाम मोहित है, और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज तुम चीखना मत, वरना तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ यहाँ पर आ जाएगी और हम दोनों को परेशानी हो जाएगी। अब वो लड़की थोड़ी देर तो आंखों की पुतलियां इधर उधर घुमाती है, लेकिन उसके बाद वो कहती है, सर हिलाती है कि हाँ मैं नहीं चिल्लाऊंगी। और यहाँ पर मोहित धीरे धीरे उसके फेस से हाथ हटाता है और कहता है कि देख बिल्कुल भी मत चिल्लाना, वरना मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अब दोस्तों मोहित कहता है मुझे बहुत पसंद हो, एकदम से जाते उस लड़की के मुंह पर ये बोल देता है। तो वहां पर वो लड़की कहती है कि अरे बाबूजी, आप एक अमीर घर के लड़के हो, आपके पहनावे से लग रहा है जो व्यक्ति 10,000 की भीख दे सकता है तो उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं और आप शादी कैसे कर सकते हैं और आपको मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? 2 मुलाकातों में मैं मान ही नहीं सकती कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो मोहित कहता है कि चलो इन बातों को छोड़ो, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहती है कि चलो बैठ जाओ। तो वहीं पर एक चारपाई पड़ी होती है दोस्तों, जहां पर अक्सर उसकी माँ कभी कभी आकर बैठ जाया करती, उस चारपाई को बिछाती है और मोहित को वहां पर बिठाती है और कहती है कि बताइए आपको क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि नहीं, बस तुम्हें ही देखना था, तुम्हारे परिवार के बारे में तो जान चुका हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे बाबूजी काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते किसी कंपनी में, तो उसमें मेरे पिताजी का पैर कट जाता है, जिसके कारण आज हम लोग भीख मांगते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। अब मोहित कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं अपने घर, अब मैं यहीं पर एक कमरा किराए पर लूंगा और वहां पर पूरी रात गुजारूंगा, लेकिन कल मैं तुमसे फिर मिलूंगा। तो यहाँ पर नेहा कहती है कि रुको जरा, तुमने खाना तो खाया ही नहीं होगा, क्योंकि सुबह से अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो खाना भी तो जरूरी है। और नेहा कहती है कि चुपचाप यहीं पर बैठे रहना, बिल्कुल भी कोई शोर मत करना, कहीं किसी को शक हो जाए। और नेहा अपनी दूसरी झोपड़ी में जाती है और वहां से खाना परोस कर एक थाली में मोहित के लिए लेकर आती है और उससे कहती है कि ये लो, तुम अब खाना खा लो, क्योंकि सुबह से ही तुम तो ट्रेन में घूम रहे हो, तुम तो मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अब मोहित उस थाली से खाना खाता है और जैसे ही पहला कौर उस थाली में से निकालता है तो वो नेहा की तरफ उस कौर को कर देता है और कहता है कि ये लो, पहले तुम खाओ, क्योंकि तुम भी तो सुबह से भूखी हो। तो नेहा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना, आप खाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मोहित यहाँ पर कहता है कि प्लीज मेरे हाथों से खा लो ना, मैं तुम्हारे पीछे इतनी दूर से आया हूँ। तो यहाँ पर नेहा उसके हाथों से एक निवाला खा लेती है और दोस्तों दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। यहाँ पर जो मोहित होता है अपने घर परिवार के बारे में बताता है, कहता है कि मेरी माँ है, पिताजी है, मेरा बड़ा भाई है और मैं छोटा भाई हूँ, मैं पढ़ा करता हूँ, लेकिन सारी पढ़ाई छूट गई तुम्हारे पीछे। और यहाँ पर वो लड़की अपने बारे में बताती है और इन दोनों को बात करते करते दोस्तों पूरी रात निकल जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं। अब यहाँ पर नेहा कहती है कि सुबह के 4 बज चुके हैं, अब आपको जाना होगा, क्योंकि मेरी माँ किसी भी वक्त आती होगी भैंस को चारा डालने के लिए, तो तुम यहाँ से जितनी जल्दी चले जाओगे उतना ही अच्छा होगा। तो मोहित कहता है कि ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। तो नेहा कहती है कि नहीं, आपको मैं स्टेशन तक छोड़कर आऊंगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। दोस्तों जो थोड़ा सा रास्ता था वो सुनसान था, उसे नेहा तो बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन मोहित वहां पर पहली बार आया है और नेहा अब मोहित को स्टेशन तक छोड़ आती है। यहाँ पर नेहा घर आते ही दोस्तों सो जाती है, क्योंकि पूरी रात वो सोई नहीं थी। उधर जो मोहित होता है वो वहीं पर एक कमरा किराए पर लेता है और उस कमरे में पूरे दिन आराम करता है और फिर उसी तरह शाम को नेहा के पास आ जाता है। दोस्तों 2 या 3 दिन के भीतर इन दोनों में इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। अब दूसरी रात हो जाती है। दूसरी रात मोहित वहीं पर आकर उस झोपड़ी में ही बैठ जाता है। इधर नेहा उसके लिए खाना लेकर आती है। अभी दोनों ही जने बातचीत कर रहे थे, तभी नेहा की माँ की आंखें खुलती हैं रात को करीबन 1 या 1:30 बजे सी। तो देखती है कि उसकी बेटी चारपाई पर नहीं है। तो वो अपनी बेटी को ढूंढती ढूंढती उस पशु के पास आती है जहां पर वो दोनों जने बातें कर रहे हैं। अब बाहर से ही उनकी बातें सुनाई देती हैं और यहाँ पर नेहा की माँ जैसे ही उस झोपड़ी में अंदर आती है
तो कहती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तो नेहा यहाँ से एकदम खड़ी हो जाती है और अपने दुपट्टे को थोड़ा सा पकड़ लेती है टाइट, और वो कहती है कि माँ आप देख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों केवल बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि माँ जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, केवल मैं आपकी बेटी से बात कर रहा हूँ। और नेहा कहती है कि माँ ये वही लड़का है जिसने मुझे भीख में 10,000 रुपये दिए हैं। तभी नेहा की माँ खड़ी रह जाती है और कहती है कि बेटा तुम एक अच्छे घर के दिखने वाले बच्चे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो इज्जत है उस पर दाग लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कोई अच्छी बात है या कोई अच्छे संस्कार हैं। तभी वो लड़का कहता है कि माँ जी मुझे पता है ये अच्छे संस्कार नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी से पहली नज़र वाला प्यार कर चुका हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एकदम से नेहा की माँ से ये सब कुछ बोलता है तो नेहा की माँ की तो बोलती बंद हो जाती है कि अब इससे आगे क्या कहूँ। तो यहाँ पर नेहा की माँ कहती है कि क्या इतनी हिम्मत है जो तुम मेरी बेटी से शादी कर सको, क्योंकि एक भिखारन से कौन शादी करेगा। यहाँ पर दोस्तों जो मोहित होता है वो कहता है कि माँ जी सुबह ही मंदिर में जाएंगे और मैं नेहा के साथ शादी करूंगा। दोस्तों मोहित अपने किसी भी परिवार वाले को कुछ भी नहीं बताता है। और यहाँ पर दूसरे दिन सुबह नेहा की माँ और नेहा की बहनें और नेहा और यहाँ पर मोहित अच्छे अच्छे कपड़े लाता है नेहा के लिए, और ये सभी लोग जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब नेहा की शादी हो जाती है, नेहा के घर से नेहा की विदाई हो जाती है। नेहा की माँ एक बात कहती है कि बेटा हम गरीब जरूर हैं लेकिन स्वाभिमानी हैं, कभी भी मेरी बेटी को अगर कोई भी दिक्कत आए तो मेरी बेटी को मेरे पास भेज देना, वरना इसको दुखी मत करना, क्योंकि हर माँ बाप की एक इच्छा होती है। उसके बाद दोस्तों मोहित जो होता है अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना और उसी शहर में एक कमरा ले लेता है जहाँ पर उसकी पत्नी रहती है, वहीं से वो पढ़ाई करता है। अब जैसे ही वो उस लड़की नेहा के साथ घूमता है, और नेहा पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और अब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तभी दोस्तों जो मोहित होता है उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति मोहित और नेहा को एक साथ घूमते हुए बाजार में देख लेते हैं, और जैसे ही देखता है तो वो मोहित के पापा के पास फोन कर देता है कि तुम्हारा बेटा तो किसी लड़की के साथ घूम रहा है। अब मोहित के पिता का फोन आता है मोहित के पास और वो कहता है कि बेटा अगर तुम्हें किसी लड़की के ही साथ घूमना था तो तुम हमें बता देते, हम तुम्हारी उससे शादी करा देते, ऐसे बिना शादी के तुम किसी के साथ क्यों घूम रहे हो। तो मोहित यहाँ पर सीधी सीधी बात करता है कि पिताजी मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैंने उससे शादी कर ली है। तो यहाँ पर मोहित का पिता कहता है कि बेटा समाज में हमारी भी इज्जत और मान मर्यादा है, तुम एक काम करो उस बहू को यहाँ पर ले आओ, हम दोबारा से तुम लोगों की शादी कर देंगे ताकि इस समाज में तो पता चले ऐसे कैसे तुम चुपके से शादी करके घूम रहे हो। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी को लेकर नेहा को गाँव चला जाता है। दोस्तों गाँव में जैसे ही नेहा की सास नेहा को देखती है तो वो भी उस पर कह देती है कि वाह बेटा तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी बीवी वाकई में ही बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी पत्नी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मोहित का पिता भी कहता है कि हाँ बेटा चलो कोई बात नहीं, तुमने जो किया वो किया। अब यहाँ पर उन दोनों की शादी के लिए सभी मेहमानों को बुलाया जाता है। जैसे ही मेहमानों की लिस्ट आती है तो मोहित का पिता कहता है कि बेटा नेहा के घर वालों को भी बुला लो। तो यहाँ पर मोहित कहता है कि पिताजी नेहा के घर वाले अभी रूठे हुए हैं, जैसे ही वो मन जाएंगे मैं आप लोगों से कह दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों नेहा के घर वाले नहीं आते हैं और नेहा की और मोहित की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मोहित जो कहता है कि पिताजी मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आता हूँ, और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों नेहा थी जो बड़ी ही संस्कारी होती है, वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। तो यहाँ पर सास ससुर थकते नहीं है, बेटी बेटी उनका मुंह सूख जाता है, क्योंकि नेहा उन पर पूरा लाड लुटाती है और बहुत मान सम्मान उन लोगों का करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोहित के माँ बाप होते हैं वो नेहा पर बिल्कुल कह देते हैं कि बेटा अगर हम अपनी राजी से तुम्हारी शादी करते तो भी ऐसी बहू ढूंढ कर नहीं लाते। वो अपने बेटे से मोहित का पिता बात ही कर रहा होता है। तभी मोहित कहता है कि बाबूजी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो यहाँ पर मोहित का पिता कहता है कि हाँ बेटा बताओ। तो वो कहता है कि बाबूजी जो लड़की आपको इतनी प्यारी लग रही है, जो आपकी सेवा कर रही है, दरअसल ये लड़की इनके माँ बाप की हालत ऐसी खराब है और ये लड़की स्टेशन पर भीख मांग करती थी, तभी मुझे इससे प्यार हो गया और मैंने इससे शादी की, अब आप मुझे माफ कर देना। एक सांस में पूरे अपने पिताजी से ये बात कह देता है। तभी मोहित का पिता कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, भीख मांगने वाले क्या इंसान नहीं होते, क्या उनका दिल नहीं होता, और कोई बात नहीं अगर तुमने शादी कर ली तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम जान पूछ कर भी अच्छी सी बहू लेकर आते ना तो वो भी हमारा इतना मान सम्मान नहीं करती। दोस्तों जब मोहित का पिता
इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। मोहित अपनी पत्नी से कहता है नेहा से कि नेहा, मैं कहता था मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यहाँ पर जो नेहा का ससुर है, मोहित का पिता है, वो नेहा के घर वालों से मिलता है दोस्तों, तो वो उनकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। दोनों बाप बेटे मिलकर उनका पक्का मकान बनवाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। पैसों की जितनी भी किल्लत उनने देखी थी, अब उनकी सारी जरूरत की पूर्ति किया करते हैं, क्योंकि नेहा की 2 बहनें ही थी, भाई तो था नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है और यहाँ पर एक बड़े व्यक्ति ने एक भीख मांगने वाली लड़की को अपनाया था। वरना बहुत लोग ऐसी चीजों में गलत डिसीजन लेते हैं, गलत चीजों को अपनाते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक दूसरे को जान तक देनी पड़ती है दोस्तों, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक पिता ने अपने बेटे के प्यार को समझा और एक बेटे ने धीरे धीरे एक लड़की को जो भीख मांगती थी उसे अपने घर में एडजस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की, जहां पर एक लड़के ने भीख मांगने वाली लड़की से प्यार किया, अमीर घर के लड़के ने, और यहाँ पर उस लड़के का भाई भी अच्छा खासा कमाता है लड़के का। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।